बाजार में एक सड़क के किनारे शारदा देवी अपनी छोटी सी टोकरी में दिवाली के लिए मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। कुछ सादे थे, कुछ पर रंगों से सुंदर चित्रकारी की गई थी। तभी भीड़ के बीच एक सादी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से हल्के पीले रंग का सूट पहने एक युवती उतरी। ये कोई और नहीं बल्कि इसी जिले की डीएम काव्या कुमारी थी, जो दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने बाजार आई थी। काव्या की नजर सड़क किनारे दिए बेच रही शारदा देवी पर पड़ी। वह सीधे उनके पास पहुंची और जमीन पर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा, अम्मा ये दिए कितने के हैं? बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए काव्या को देखा। उसकी आवाज में अपनापन था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे वाले 50 के 20 हैं और रंगीन वाले 100 के 20। काव्या ने दियों को हाथ में उठाया और कहा, अम्मा आप बहुत सुंदर दिए बनाती हैं, ये सारे रंगीन वाले मुझे दे दीजिए। शारदा देवी का चेहरा खिल उठा। दिन की पहली बोहनी होने वाली थी, वह भी इतनी अच्छी। वह जल्दी जल्दी दिए एक कागज के थैले में डालने लगी। तभी एक तेज आवाज के साथ एक पुलिस की मोटरसाइकिल आकर ठीक उनके सामने रुकी। मोटरसाइकिल से एक भारी भरकम शरीर वाला इंस्पेक्टर धनपाल यादव उतरा। चेहरे पर घमंड और होठों पर पान की पीक के निशान थे। उतरते ही उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ए बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही है? उसकी नजर टोकरी में रखे सबसे सुंदर, बड़े और रंगीन दियों पर पड़ी। शारदा देवी का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनकी आवाज कांपने लगी। जी साहब, दिए हैं। धनपाल ने अकड़ते हुए कहा, हाँ वह तो मुझे भी दिख रहा है। ये जो बड़े वाले हैं सारे पैक कर। थाने में दिवाली मनानी है और बड़े साहब लोगों के घरों पर भी भिजवाने हैं। जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। शारदा देवी के हाथ रुक गए। ये सबसे खास दिए थे जिन्हें बनाने में उन्हें 2 दिन लगे थे। इनकी उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब ये 500 के हैं। इंस्पेक्टर धनपाल यादव जोर से हंसा, जैसे कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। पैसे? तुझे मैं पैसे दूंगा। शुक्र मना कि तेरा सामान उठवा रहा हूं, वरना तेरी ये टोकरी यहीं से उठवा दूंगा तो कहीं की नहीं रहेगी। भूल गई क्या पिछली बार का हाल? शारदा देवी की आंखें भर आईं। पिछली बार धनपाल ने उनकी सब्जियों की टोकरी पलट दी थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे मांगे थे। उनका पूरा दिन का नुकसान हो गया था। पास बैठी काव्या ये सब देख और सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था। एक वर्दी वाला जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, वह एक गरीब बेबस औरत को इस तरह धमका रहा था। शारदा देवी ने कांपते हाथों से वह सारे बड़े दिए एक थैले में भरे और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने थैला छीना और मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। तभी शारदा देवी ने रोती हुई आवाज में कहा, साहब घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, आज की बोहनी भी नहीं हुई, कुछ तो दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। यह सुनना था कि इंस्पेक्टर धनपाल अकबबूला हो गया। वह मोटरसाइकिल से उतरा और गुस्से में शारदा देवी की तरफ बढ़ा। गुस्से में बोला, बहुत जुबान चलाने लगी है? पैसे चाहिए तुझे? रुक, मैं देता हूं तुझे पैसे। उसने आगे बढ़कर दियों से भरी टोकरी पर जोर से लात मारी। सारे मिट्टी के दिए और शारदा देवी की दिन भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें सब एक पल में सड़क पर बिखर कर चूर चूर हो गईं। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे शारदा देवी का दिल टूटकर बिखर गया हो। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए बोला, ये हैं तेरे पैसे। अब अगर कल यहां बैठी दिखी तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझी? धनपाल यादव गुर्राया और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेज से चला गया। पूरा बाजार एक पल के लिए सन रह गया। सबने देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे कि इंस्पेक्टर धनपाल से उलझने का मतलब अपनी शामत को बुलाना है। शारदा देवी बिखरे हुए दियों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरा सब बर्बाद हो गया है भगवान, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी छोटी सी टोकरी जिसमें मैंने अपने पोते के ठीक होने और घर की खुशियों के लिए दिवाली के दिए बेच रही थी, अब मेरा सब छीन गया। ऐसा लगता है जैसे हमारी दिवाली ही चली गई। काव्या का दिल दर्द से भर गया। वह तुरंत शारदा देवी के पास गई और उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें उठाया। शांत हो जाइए अम्मा, हिम्मत रखिए। उसने आसपास के लोगों की तरफ देखा। सबकी नजरों में गुस्सा तो था लेकिन साथ ही बेबसी और डर भी था। काव्या ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने यह सब देखा? एक दुकानदार धीरे से बोला, बेटी हम रोज देखते हैं, ये इंस्पेक्टर हर छोटे दुकानदार से सामान लेता है और बिना पैसे दिए ऐसे ही चला जाता है। जो नहीं देता उसके साथ यही होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पुलिस वाला है। काव्या ने शारदा देवी को पानी पिलाया, फिर अपने पर्स से 10,000 निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए। अम्मा ये रखिए, ये आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते लेकिन शायद थोड़ी मदद हो जाए। शारदा देवी ने पैसे
लेने से मना कर दिया। नहीं बेटी, मैं भीख नहीं ले सकती। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। काव्या ने जबरदस्ती पैसे उनके हाथ में थमाए। ये भीख नहीं है अम्मा, ये आपकी मेहनत का सम्मान है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जिसने आपके ये दिए तोड़े हैं, उसका घमंड भी ऐसे ही टूटेगा। उसे सजा जरूर मिलेगी। शारदा देवी ने नम आंखों से काव्या को देखा। तुम नहीं जानती बेटी, वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, वह तुम्हारा भी नुकसान कर देगा। काव्या बस मुस्कुराई। आप मेरी चिंता मत कीजिए अम्मा, बस आप मुझे अपना पता बता दीजिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शारदा देवी ने उसे अपनी झोपड़ी से बने घर का पता बताया। काव्या ने वादा किया कि वह कल उनसे मिलने आएगी और वहां से चली गई। लेकिन उसका दिमाग अब शांत नहीं था। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक जालिम इंस्पेक्टर, डरे हुए लोग और बिखरे हुए दिए, यह तस्वीर उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह काव्या अपने ऑफिस पहुंची, लेकिन आज वह अपनी डीएम वाली कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक मिशन पर थी। उसने सबसे पहले शहर की एएसपी आलिया राठौर को फोन किया। आलिया एक तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थी। काव्या और आलिया की अच्छी दोस्ती भी थी। आलिया, मैं काव्या बोल रही हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। क्या तुम 10 मिनट में मेरे ऑफिस आ सकती हो? काव्या की आवाज में एक गंभीरता थी। ठीक 10 मिनट बाद एएसपी आलिया राठौर काव्या के केबिन में थी। सब ठीक तो है? तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। काव्या ने उसे कल बाजार में हुई पूरी घटना बताई। कैसे इंस्पेक्टर धनपाल यादव ने उस बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की और उसके सारे दिए तोड़ दिए। सब सुनकर आलिया की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। धनपाल यादव की शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। वह बहुत शातिर है। मुझे पता है, काव्या ने कहा, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। काव्या ने अपना पूरा प्लान आलिया को समझाया। प्लान सुनकर आलिया की आंखों में एक चमक आ गई। जबरदस्त प्लान है, यह काम आज ही होगा। मैं अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को इस काम पर लगाती हूँ। तुम चिंता मत करो, आज धनपाल यादव का कानून से सामना जरूर होगा। शाम ढल रही थी। बाजार फिर से सज चुका था। शारदा देवी आज डर के मारे बाजार नहीं आई थी, लेकिन काव्या के वादे पर उन्हें थोड़ा भरोसा था। उधर बाजार में कल वाली जगह पर आज एक ठेला लगा हुआ था। ठेले पर रंग बिरंगे छोटे बड़े पटाखे सजे थे। ठेले के पीछे एक 45 साल की औरत खड़ी थी और उसके साथ एक लड़का भी था जो ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। ये का कोई और नहीं बल्कि एसपी आलिया की टीम के 2 पुलिसकर्मी मंजू और अभिषेक थे, जो भेष बदलकर वहां मौजूद थे। बाजार में सब्जी वाले, चाय वाले और दूसरे ग्राहकों के रूप में भी कई पुलिसकर्मी फैल चुके थे। हर किसी के पास एक छिपा हुआ माइक्रो कैमरा और ईयरपीस था। काव्या और एसपी आलिया पास ही एक गाड़ी में बैठे थे, जिसमें से बाजार का हर कोना साफ दिख रहा था। उनके सामने एक लैपटॉप रखा था, जिस पर उन सभी कैमरों की लाइव फीड आ रही थी। मैडम, सब अपनी पोजीशन पर हैं, एक पुलिसकर्मी की आवाज आलिया के ईयरपीस में गूंजी। गुड, बस इंतजार करो, आलिया ने जवाब दिया। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या धनपाल यादव आ जाएगा? क्या उनका प्लान काम करेगा? तभी दूर से वही जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाज आई। काव्या धीरे से बोली, वह आ रहा है। इंस्पेक्टर धनपाल यादव अपनी उसी आकड़ के साथ आया। आज उसकी नजरें शारदा देवी को ढूंढ रही थी। जब वह नहीं दिखी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। लगता है बुढ़िया डर गई। अच्छा है। उसकी नजर पटाखों वाले नए ठेले पर पड़ी। वह सीधा ठेले के पास गया और उसने रुआब से पूछा, कौन हो तुम लोग? और वह बुढ़िया कहाँ है जो यहाँ बैठती थी? भेष बदले हुए पुलिसकर्मी महिला ने कहा, साहब, हम नहीं जानते किसी बुढ़िया को। यहाँ जगह खाली थी तो हमने ठेला लगा लिया। बताएं साहब, क्या सेवा करें? धनपाल की नजर ठेले पर रखे महंगे बड़े पटाखों के सेट पर पड़ी। उसने हुक्म दिया, ये वाला सेट पैक कर, मेरे बच्चों के लिए घर ले जाना है। अभिषेक ने कहा, जी साहब, 500 का है। धनपाल ने उसे घूर कर देखा। पैसे? मुझसे पैसे मांगेगा? जानता नहीं मैं कौन हूं तुम? लोगों, इस बाजार में धंधा करना है या नहीं? अभिषेक ने जानबूझकर उसे उकसाना शुरू कर दिया। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, पेट पालना होता है। आप तो बड़े अफसर हैं, आप ही रहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंस्पेक्टर धनपाल ने अकड़ते हुए बोला। जुबान लड़ाता है मेरे साथ? धनपाल का पारा चढ़ गया। उसने उस आदमी का खोला पकड़ लिया। चल निकल, आज दिन भर में जितनी कमाई की है सब निकाल आज। तुझे मैं बताऊंगा कि पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है।
गाड़ी में बैठी काव्या ने आलिया की तरफ देखा। अब आलिया ने अपने ईयरपीस पर कमांड दिया, मूव इन नाउ। इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनपाल कुछ समझ पाता, चारों तरफ से ग्राहक, सब्जी वाले और चाय वाले बने पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया और पटाखे बेच रही महिला और अभिषेक बना पुलिसकर्मी दोनों अपनी असली पहचान में आ गए और इंस्पेक्टर धनपाल का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। हाथ नीचे कर। इंस्पेक्टर धनपाल यादव हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? वह चिल्लाया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एसपी आलिया राठौर अपनी वर्दी में बाहर निकली। उनके पीछे पीछे डीएम काव्या कुमारी भी उतरी। उन्हें देखते ही धनपाल यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। डीएम मैडम, एसएसपी मैडम, आप यहाँ। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। काव्या ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हाँ इंस्पेक्टर धनपाल यादव, हम यही हैं, तुम्हारा खेल देखने, तुम्हारा वह रूप देखने जो तुम इन गरीब और बेबस लोगों को दिखाते हो। तुम्हारी हर धमकी, हर वसूली कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। आलिया ने कहा, धनपाल, तुम्हें तुम्हारे पद का दुरुपयोग करने और जनता को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दो हवलदार आगे बढ़े और धनपाल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। कल तक जो आदमी पूरे बाजार में दहशत का दूसरा नाम था, आज वह एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। बाजार के लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, आज धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह एक उम्मीद की चमक थी। धनपाल को लगा जैसे उसका सब कुछ छीन गया, उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, उसका रुआब। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में बिजली की तरह अपने आखिरी सहारे का नाम कौंधा, एमएलए बहादुर रेड्डी सिंह। जैसे ही पुलिस उसे जीप की तरफ ले जाने लगी, वह जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं कि मेरे पीछे किसका हाथ है। मैं अभी एमएलए साहब को फोन करता हूँ, 1 मिनट में तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की। आलिया ने इशारा किया और एक हवलदार ने उसका फोन छीन लिया। लेकिन धनपाल की धमकी ने हवा में एक नया तनाव घोल दिया था। सब जानते थे कि एमएलए बहादुर रेड्डी कितना दबंग और पहुंच वाला नेता है। वह अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फिर तुरंत उसी पल काव्या के हाथ में रखे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर काव्या और आलिया दोनों एक पल के लिए चौंक गईं। कॉलर आईडी एमएलए बहादुर रेड्डी सिंह। काव्या ने आलिया की तरफ देखा। आलिया की आंखों में चिंता की एक लकीर थी। पूरे बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उधर से एक भारी आवाज आई, डीएम साहिबा, मैं विधायक बहादुर रेड्डी बोल रहा हूँ। सुना है तुमने मेरे एक आदमी इंस्पेक्टर धनपाल यादव को पकड़ डलवाया है। ये क्या मजाक है? अभी के अभी उसे छोड़ दो, वरना याद रखना तुम्हारा यह तबादला सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ तुम अपने तबादलों से कितना डरती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के तहखाने तक पहुंचा सकता हूं, जहां तुम अपने घर वालों के साथ रहकर अपना जीवन गुजारोगी। मेरी शक्ति का अंदाजा तुम्हें है ही नहीं। यह दिवाली का तोहफा है मेरी तरफ से। अभी उसे छोड़ दो, वरना कल की सुबह तुम्हारे लिए नहीं होगी। धनपाल यादव की शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। बाजार के लोग डर से सहम गए, क्योंकि वे जानते थे कि बहादुर रेड्डी की पहुंच कहां तक है। काव्या ने आंखें बंद की और अपनी सारी घबराहट को एक पल में इकट्ठा किया। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और लोहे की तरह मजबूत थी। एमएलए बहादुर रेड्डी जी, काव्या ने कहा, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं काव्या कुमारी हूं और मैं किसी के तबादले या धमकी से डरने वाली नहीं हूं। और दूसरा, इंस्पेक्टर धनपाल यादव अब आपका आदमी नहीं, बल्कि कानून की हिरासत में एक अपराधी है। उसने एक गरीब बेबस बूढ़ी औरत के दिए तोड़े हैं, उसकी मेहनत को रौंदा है और जनता से अवैध वसूली की है। और मेरे पास आपके भी सारे सबूत हैं। एमएलए बहादुर रेड्डी का गुस्सा फौरन उन पर जोरदार दहाड़ बनकर फटा। सबूत? कौन से सबूत? मैं जानता हूं यह तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त एसपी की कोई चाल है। तुम दोनों को मैं देख लूंगा। तुम दोनों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। अभी मुख्यमंत्री जी को फोन कर रहा हूं। काव्या ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह जानती थी कि उसे अब पलटवार करना होगा। आप उनसे फोन जरूर कीजिए एमएलए साहब, काव्या ने कहा, लेकिन फोन करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको याद है कुछ महीने पहले आपके खिलाफ जमीन घोटाले की फाइल दबी हुई थी? एमएलए बहादुर रेड्डी की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? काव्या ने कहा,
मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। वह फाइल अभी भी मेरे दफ्तर के लॉकर नंबर 3 में सुरक्षित है और उसकी एक कॉपी एसपी आलिया राठौर के पास भी है। अगर इंस्पेक्टर धनपाल यादव को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं किया गया और उस पर आईपीसी की उचित धाराएं नहीं लगाई गईं, तो वह फाइल कल सुबह 10 बजे मीडिया और विजिलेंस विभाग के पास होगी और तब एमएलए साहब आपकी राजनीति ही नहीं बल्कि आपकी आजादी भी खतरे में होगी। काव्या ने फोन को काट दिया और अपनी जीत पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे आलिया की तरफ देखा। इंस्पेक्टर धनपाल यादव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। आलिया ने गर्व से काव्या के हाथ को थपथपाया। वेल डन काव्या, अब इसे यहां से ले चलो। पुलिस इंस्पेक्टर धनपाल यादव को जीप में बिठाकर थाने ले गई। बाजार के लोग काव्या और आलिया को देखकर तालियां बजाने लगे। डर का माहौल अब आजादी और जीत की खुशी में बदल चुका था। दिवाली के एक दिन पहले शाम को डीएम काव्या कुमारी और एसपी आलिया राठौर दोनों सादे कपड़ों में शारदा देवी की छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। शारदा देवी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। अंदर उनका 20 साल का पोता, जो अब थोड़ा स्वस्थ लग रहा था, अपनी टूटी हुई खाट पर लेटा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, ये देखिए। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा पैकेज बढ़ाया। इसमें नया सुंदर साड़ी, पोते के लिए सुंदर कपड़े और उसकी दवाइयां थी। शारदा देवी ने पैकेट को लिया और उनकी आंखें भर आईं। तुमने मेरी बुकू सुनी बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। आलिया ने हंसते हुए कहा, अम्मा, हमने देखा कि आपने दिए बेचने की जगह छोड़ दी, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हमने उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर थाने में बंद कर दिया है, अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। शारदा देवी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब खुशी और सम्मान के थे। फिर काव्या और आलिया ने झोपड़ी के आंगन में शारदा देवी के लिए रंगोली बनाई। रंगोली में नीले, गुलाबी, पीले और हरे रंग के फूलों और रंग बिरंगे गुलाल से सुंदर डिजाइन बना। शारदा देवी ने भी दियों की रोशनी सजाई और झोपड़ी के अंदर हल्की हल्की खुशबू और रोशनी फैल गई। बेटियों, शारदा देवी ने सिसकते हुए कहा, आपने सिर्फ मेरे दिए ही नहीं संवारे, आपने मेरी मेहनत का सम्मान बढ़ाया। अब मुझे सचमुच न्याय और खुशियों की दिवाली महसूस हो रही है। काव्या और आलिया ने शारदा देवी को गले लगाया। बाहर झोपड़ी के द्वार पर झोपड़ी के अंदर दियों की रोशनी और रंगोली ने माहौल रोशन कर दिया था। खुशी खुशी पैकेट लेकर रंगोली और दियों की तारीफ करते हुए दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चल पड़ी और अगले दिन अपने घरों में परिवार के साथ बैठकर उन्होंने खुशी खुशी दिवाली मनाई।